नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं रेखा संजीत राय जी द्वारा लिखी कहानी नई सुबह। आशा है कि यह कहानी आप लोगों के जीवन में प्रेरणा की एक रोशनी जरूर फैलाएगी। घर के ठीक सामने आकर ऑटो रुका। मैं ऑटो से उतरी और घर के अंदर पहुंच भी ना पाई थी कि मेरे दोनों बच्चे कबीर और आस्था मम्मा मम्मा कहकर मुझसे लिपट गए, जैसे कि मैं 15 दिनों के बाद नहीं बल्कि 15 सालों के बाद घर आई हूँ। मेरी बेटी आस्था कॉलेज में थी और कबीर 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। उनके इस तरह लिपट जाने से मुझे अजीब सी सुखानुभूति महसूस हुई। घर के अंदर पहुंची तो देखा सामने वाली कुर्सी पर जयंत बैठे थे। जयंत को घर पर देखकर माथा ठनका। सोचा, जयंत इस वक्त घर पर कैसे? कहीं वे मेरे घर वापस आने की खुशी में आज अपने काम को छोड़कर तो नहीं बैठे। लेकिन जो 20 वर्षों तक नहीं हुआ वह आज कैसे हो सकता है? मैं शांत भाव से वहीं बैठ गई। तभी जयंत ने आस्था से कहा, जाओ बेटा, मामा के लिए पानी लेकर आओ, और हाँ, फिर चाय भी बनाना, आधा कप मेरे लिए भी। आस्था भी अभी लाई पापा कहकर अंदर चली गई और मैं घोर आश्चर्य से भरकर जयंत का मुंह ताकती रह गई। थोड़ी देर बाद आस्था चाय लेकर आ गई। चाय पीने तक कमरे में मौन फैला रहा। चाय पीकर जयंत ऊपर अपने कमरे में जाने लगे। फिर अचानक वापस आकर कुछ याद करते हुए मेरी ओर मुखातिब होते हुए बोले, सुनो, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैंने गीजर का स्विच ऑन कर दिया है। मैं बमुश्किल अच्छा ही कह पाई और जयंत अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपना सूटकेस उठाकर अपने कमरे में चली गई। सोचा, चलो पहले सूटकेस से सामान निकाल कर व्यवस्थित रख दूं, नहाना धोना बाद में करूंगी। कपड़े जमा रही थी कि कपड़ों के बीच में से 2 गिफ्ट पैक झांकते हुए दिखे। उन्हें उठाकर अलमारी में रख दिया। ये दोनों गिफ्ट आस्था और कबीर के लिए थे। थोड़ा सामान और निकालने पर तीसरा गिफ्ट बॉक्स भी दिखा। इस बार मैं जयंत के लिए भी गिफ्ट लाई थी। 20-21 वर्षों में पहली बार। कपड़े और सामान जमा कर बाथरूम की ओर चल दी। बाथरूम में पहुंचकर देखा तो दंग रह गई। बाथरूम चमक रहा था, जैसे मैं छोड़ कर गई थी, बिल्कुल वैसा ही। निश्चित रूप से यह सफाई जयंत ने ही की होगी। नहाने के बाद तैयार होकर किचन की तरफ रुख किया। सोचा, चलो खाना बनाने की तैयारी कर ली जाए। इतने में आस्था ने मुझसे पूछा, मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आज खाने की छुट्टी है क्या? आस्था बोली, हाँ मम्मा, आज खाने से आपकी छुट्टी है क्योंकि आज पापा ने खाना बना लिया है। अब मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। स्वयं को थोड़ा संयत करके ऊंची आवाज़ में आस्था से पूछा, तो खाना पापा ने क्यों, तुमने क्यों नहीं बनाया? आस्था ने जवाब दिया, मम्मा मैंने कहा था, पर पापा ने कहा कि आज खाना वही बनाएंगे। अच्छा, एकदम धीमे स्वर में मैंने कहा और आस्था से कहा, जाओ पापा को ऊपर से बुला लाओ, तब तक मैं प्लेट्स लगा लेती हूँ। आस्था जयंत के कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग रूम में आकर खाना लगाने लगी। डाइनिंग टेबल पर सारा खाना और बर्तन बड़े व्यवस्थित तरीके से रखे थे। थोड़ी देर बाद जयंत भी आ गए। तब तक मैंने खाने की प्लेट्स लगा ली थी। सबने खाना शुरू कर दिया। इतने में आस्था बोली, मम्मा, पापा ने आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। फिर जयंत की तरफ मुँह करके बोली, पापा, आज खाना बहुत लजीज बना है। जयंत हमेशा की तरह चुप रहे। यह बात मैंने भी महसूस की कि आज सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। मुझे आज ही पता चला कि जयंत भी अच्छा खाना बना सकते हैं। खाना खाकर जयंत अपने कमरे में चले गए। मैं प्लेट उठाकर किचन में चल दी। किचन भी ज़्यादा अव्यवस्थित नहीं थी। थोड़ी बहुत किचन समेटकर मैं अपने कमरे में आ गई। कबीर और आस्था मेरे कमरे में ही बैठे थे। शायद मुझसे बात करना चाहते होंगे। आखिर पूरे 15 दिनों बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। उनके पास आकर बैठ गई। कबीर ने मुझसे थोड़ी नाराज़गी जताते हुए पूछा, क्या मम्मा, आपने इस बार आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा, बेटा, मामा के यहाँ यह आखिरी शादी थी, तो वे चाहते थे कि कुणाल भैया की शादी के बाद मैं उनके पास थोड़े दिन और रुकूं। अब आस्था बोली, पता है मामा, आपके जाने के कुछ दिनों बाद ही पापा बहुत बीमार हो गए थे। 3-4 दिनों तक उन्हें बहुत तेज बुखार रहा।
वे बुखार में बार बार आपको ही याद कर रहे थे। जब मैंने पापा से कहा कि मम्मा को फ़ोन करके बुला लेते हैं, तो पापा कहने लगे कि शादी हो जाने के बाद वे अपने आप ही आ जाएंगी। आस्था ने सिर झुकाकर कहा, मम्मा, पापा ने इस बार हम लोगों का बहुत ख्याल रखा। मैं आस्था के मुंह से अपने पापा के प्रति ऐसे भाव सुनकर विस्मित रह गई, वरना आते ही अपने पापा की शिकायतों का पुलिंदा लेकर मेरे सामने बैठ जाते। वह सब सुनकर मेरी कड़वाहट जयंत के प्रति 2% और बढ़ जाती। खैर, इस बार बच्चों के मुंह से जयंत के लिए ऐसी बातें सुनकर अच्छा लगा। फिर मैंने उन दोनों का गिफ्ट निकालकर उनको पकड़ा दिया। फिर निगाहें तीसरे गिफ्ट बॉक्स पर आकर अटक गई। दोनों बच्चे थैंक्स ममा कहते हुए गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में अकेली रह गई। लगभग 10 वर्षों से हर रात अपने इस कमरे में कैद मैं तन्हाइयों से बातें किया करती थी। कभी कभी सारी रात आंखों में ही निकल जाती। परंतु आज मैं जयंत के कमरे में जाना चाह रही थी। सोचा थोड़ी रात और गहरा जाए तब जाऊं मैं जयंत के कमरे में, तब तक बच्चे भी सो जाएंगे। सोचने लगी 15 दिनों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। जयंत भी बदल गए। इतनी थकावट के बाद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर जाते ही ना चाहते हुए भी अतीत के गलियारों में भटक गई। याद करने लगी वह दिन जब मैं जयंत के घर में पहली बार विदा होकर आई थी, जयंत की दुल्हन बनकर। पलकों में ढेर सारे ख्वाब सजाए थे कि जयंत मुझे घुमाने ले जाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, मुझे अपना साथ देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। परंतु थोड़े दिनों बाद ही मेरे सारे सपने आंसू बनकर फर्श पर गिरकर बिखर गए। जयंत का रूढ़िवादी संयुक्त परिवार था। इनके परिवार में जयंत के अलावा इनका एक छोटा भाई, 2 बहनें और जयंत के माता पिता रहते थे। जयंत के साथ घूमना फिरना तो दूर, मैं अपने सास ससुर की उपस्थिति में प्रत्यक्ष रूप से जयंत से बात भी नहीं कर सकती थी। इन्होंने कभी मेरी आंखों में बेबसी के आंसू नहीं देखे, कभी मेरी पीड़ा को महसूस नहीं किया। तब मैं स्वयं को तिरस्कृत महसूस करती। जयंत ने मुझे कभी अपने दोस्त, अपने साथी का दर्जा नहीं दिया। हम कभी अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए। हाँ, एक स्त्री पुरुष का रिश्ता हम में जरूर कायम था। धीरे धीरे मैं इसी तरीके की जिंदगी जीने की अभ्यस्त हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में आस्था और कबीर ने जन्म लिया। मैंने ही हर परिस्थिति में काम के साथ साथ दोनों बच्चों की परवरिश की। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके भाई और दोनों बहनों की शादी भी हो गई। भाई दूसरी जगह सर्विस मिलने पर दूसरे शहर सपत्नीक चला गया। ससुर जी के रिटायर होने पर सरकारी क्वार्टर भी हाथ से चला गया, जिसमें हम सब साथ में रहते थे। सासू जी और ससुर जी ने निर्णय किया कि वे दोनों गांव के पुश्तैनी मकान में रहेंगे। जयंत ने भी अपना मकान बनवा लिया। हम लोग वहीं जाकर रहने लगे। कबीर और आस्था भी बड़े हो गए थे। जब तक आज़ादी मिली तब तक आज़ादी की चाह जैसे मर गई थी। जयंत हमेशा की तरह अपने कार्यों में और ज़्यादा व्यस्त हो गए। मैं अकेले ही बच्चों का, घर का और बाहर का काम करते करते थक जाती। जयंत पर चिढ़ती तो ये मदद कराना तो दूर, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होते। धीरे धीरे हमारी लड़ाइयाँ बढ़ती चली गईं। चिढ़ना, झल्लाना जैसे रोज का काम हो गया। बच्चे चुपचाप देखते और माता पिता की चुप्पी के बीच पिसते। उन्हें माँ बाप का एक समान प्यार नहीं मिल पाता, मिलता भी तो 2 हिस्सों में बांटकर। हफ्तों गुजर जाते बच्चों को जयंत की सूरत देखे हुए। मेरे और जयंत के रिश्ते में ऐसी कड़वाहट घुली कि सारे रिश्ते ही कड़वे हो गए। जयंत की खुद की मॉडलिंग एजेंसी थी। वे 24 घंटे लड़कियों से घिरे रहते। अब मेरे मन में यह शक पैदा हो गया कि मेरे प्रति इनकी उपेक्षा का कारण कहीं इनकी जिंदगी में दूसरी औरत का होना तो नहीं। मेरे शक का एक और कारण यह भी था कि मैं एकदम सामान्य थी, जबकि जयंत एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। मैं हीन भावना से ग्रस्त होती चली गई। जयंत पर मेरे शक का शिकंजा कसता चला जा रहा था। दिन रात मुझे यही डर सताने लगा कि इन्हें कोई मुझसे छीन ना ले। अगर जयंत किसी लड़की से हंस बोलकर बात करते तो मैं परेशान हो जाती। मैंने इस रिश्ते को इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया कि जयंत उसमें घुटन महसूस करने लगे। मैं इनके चरित्र को लेकर इन पर उल्टे सीधे आरोप लगाती, तब ये झल्ला जाते।
हालांकि मैंने जयंत के बारे में अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं सुनी थी, परंतु मेरा उद्देश्य जयंत को अपमानित करने का होता। अब हम दोनों ही रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गए थे। वह वक्त आ गया था कि हम लोग कोई निर्णय ले लें। अब उम्र के इस पड़ाव पर इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, और फिर बच्चों को सामने रखकर ही कोई फैसला लेना चाहती थी। तभी हम दोनों ने निश्चय किया कि आज से हमारा सब कुछ बट जाएगा। हम एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी की तरह रहेंगे। जमाने को दिखाने के लिए हम पति पत्नी की तरह रहेंगे, मगर ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा हमारे बीच। अब कोई विवाद नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता तो हम बहुत पहले ही खो चुके थे। महज एक औपचारिकता थी जो निभाते चले आ रहे थे हम दोनों। आज वह औपचारिकता भी समाप्त हुई, यानी हमारा बेडरूम भी अलग हो गया। मगर हम दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि बच्चों के सामने हमारा व्यवहार एकदम सामान्य रहेगा, ताकि बच्चों को हमारे दरके हुए रिश्तों का एहसास भी ना हो। अब मैं इनके कमरे में सुबह के वक्त जाती, सफाई करती, इनका सामान व्यवस्थित रखती। इससे ज़्यादा मुझे इनसे या इनके कमरे से कोई सरोकार ना होता। जब अकेलेपन से घबरा जाती तो कुछ दिनों के लिए मायके हो आती। इस बार कुछ दिनों से मन बहुत घबरा रहा था। तभी भैया ने खुशखबरी दी कि उनके छोटे बेटे यानी मेरे छोटे भतीजे की शादी पक्की हो रही है। सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए मायके जाने को मिलेगा। परंतु इस बार निर्णय लिया कि अब जो गई तो 1 महीने से पहले नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जयंत ने हमेशा की तरह मेरा रिजर्वेशन करा दिया। जब इन्होंने रिटर्न के रिजर्वेशन के बारे में पूछा तो मैंने मना करते हुए कहा, रहने दीजिए, वापसी का कोई पक्का नहीं है, मैं वही भैया से कहकर करा लूँगी। सो मैं अकेले ही चल दी कुणाल की शादी में शामिल होने। लेकिन वहाँ जाकर मेरे साथ अजीब वाकया घटित हुआ। जयंत हर बार मेरी यादों में होते। जब भी वे मेरी यादों में आते मुझे एकदम तन्हा कर जाते। भरी महफिल में भी स्वयं को नितांत अकेला महसूस करती। अब इस उम्र में यह एहसास अजीब सा लगता। फिर लगता कि जयंत कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं। फिर सोचती कि अगर ऐसा होता तो कम से कम बच्चे तो मुझे फ़ोन पर बताते, और खुद को भाई भाभी की खुशी में खुश रखने का प्रयास करने लगती। कुणाल की शादी भी संपन्न हुई। शादी को 1 सप्ताह हो गया। धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। कुणाल और नई बहू भी घूमने चले गए। घर एकदम खाली हो गया। रह गए मैं, भैया और भाभी। अब जयंत यादों के माध्यम से मेरे और करीब होते। करीब होते हुए भी वे मेरे कभी इतने करीब नहीं हुए, और आज इतने दूर रहकर भी इतने करीब। अजीब इत्तेफाक था। भैया से बातें करके दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। तभी एक रात भाभी मेरे कमरे में आई। यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद कहने लगी, विभा जी, आपके भाई साहब ने मन्नत मांगी थी कि कुणाल की शादी के बाद हम तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। सो परसों हमारा रिजर्वेशन है, आप भी हमारे साथ चलो। भाभी की बात सुनकर अजीब लगा, परंतु स्वयं को संयत करके कहा, नहीं भाभी, मैं तो नहीं चल पाऊंगी आपके साथ। मुझे तो कल वापस जाना है, बहुत दिन हो गए हैं। मेरे बगैर जयंत और बच्चे परेशान हो रहे होंगे। तब भाभी कमरे से चली गईं। मैं भाभी का इशारा पाकर अपना सामान पैक करने लगी। सुबह सुबह ही निकल पड़ी मैं बिना रिजर्वेशन के। भैया स्टेशन तक छोड़ने आए थे। घड़ी ने 12 का घंटा बजाया। तभी मैं वापस आ गई अतीत से अपने वर्तमान में। सोचा चलो अब जयंत के कमरे में चला जाए। गिफ्ट लेकर चल दी। आगे बढ़े हुए कदम एकदम से ठिठक गए। सोचा इतनी रात गए जयंत के कमरे में जाना ठीक होगा क्या। फिर सोचा कि अगर आज ना जा सकी तो शायद फिर कभी ना जा पाऊँ। क्या पता कल की सुबह मेरी जिद और जयंत का अहम भाव फिर हमारे संबंधों के दरमियान कभी ना पटने वाली एक गहरी खाई ना खोद दे। 15 दिनों बाद आई तो रिश्तों को एकदम बढ़ता हुआ पाया। घर घर जैसा लगा। बच्चे बहुत खुश थे। जयंत भी बदले हुए लगे। अब मैं घर को घर जैसा ही रखना चाहती थी।
बच्चों को अपनी गलतियों की और ज़्यादा सज़ा नहीं देना चाहती थी। फिर सोचा, प्यार से तो सारी दुनिया जीती जा सकती है, तो क्या हम प्यार से एक दूसरे के हृदय में उपजी करवाहट को जड़ से नहीं मिटा सकते? खैर, इन सब विचारों के साथ फिर कदम बढ़ाए जयंत के कमरे की ओर। सोचा कि दरवाज़ा सिर्फ एक बार धीरे से नॉक करूंगी। अगर जवाब नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगी। पहली सीढ़ी चढ़ते ही मन थोड़ा आश्वस्त हुआ। जयंत के कमरे की लाइट जल रही थी। जयंत अभी भी जाग रहे थे। ऊपर पहुंचकर धड़कते दिल से धीरे से दरवाज़ा खटखटाया ही था कि अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ। जयंत बोले, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर पहुंची, गिफ्ट को छिपाते हुए। जयंत मुझे देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठे, जैसे उनके कमरे में उनकी पत्नी नहीं बल्कि दूसरी औरत आ गई हो। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, इतनी रात गए तुम मेरे कमरे में? सोई नहीं अब तक? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर ही बैठ जाने का इशारा किया। उनके इतने सारे सवालों का मैं एक एक करके जवाब देने लगी। सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। सोचा थोड़ी देर आपसे बातें कर लूं। अब विस्मित होने की बारी जयंत की थी और वे विस्मय से मेरा चेहरा ताकने लगे। मैंने कहा, वैसे सोए तो आप भी नहीं अब तक? बस नींद नहीं आ रही थी, जयंत ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। मैंने पूछा, बच्चे बता रहे थे कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। जयंत बोले, हाँ, बुखार रहा 4-5 दिन। मैंने थोड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा, फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? जयंत बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों परेशान किया जाए, फिर तुम्हारा मन भी नहीं लगता शादी में, बस इसीलिए। जयंत ने दबे स्वर में कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने पूछा। अब तो ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, ट्रीटमेंट चल रहा है। जयंत बोले। मैंने जयंत को गिफ्ट पकड़ाते हुए कहा, लीजिए, मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा लाई हूँ। तोहफा मेरे लिए? जयंत ने आश्चर्य से पूछा। बस ऐसे ही, मन किया तो ले आई। जयंत को तोहफा पकड़ाते हुए सहजता से कहा। जयंत पैकेट को संभाल कर खोलने लगे। गिफ्ट देखकर जयंत सहज मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सचमुच यह तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह तो बहुत महंगी है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जयंत ने कलाई पर घड़ी पहनते हुए कहा। जयंत की कलाई पर सजते ही घड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मैंने जयंत की बात का जवाब दिया। मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, बस उनसे ही खरीदी मैंने यह घड़ी। सच में मैंने यह घड़ी खरीदने में अपनी बचत के सारे पैसे खर्च कर दिए थे। जयंत को मेरा तोहफा पसंद आया तो मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जयंत इतने प्यार से मेरे तोहफे को स्वीकारेंगे। थैंक्स, जयंत ने कहा। मैं बहुत दिनों से अपनी रिस्ट वॉच बदलने की सोच रहा था, मगर इतनी महंगी रिस्ट वॉच खरीदने का साहस ही नहीं जुटा पाया। जयंत अभी भी घड़ी में ही उलझे थे। मुझे पता था कि जयंत घड़ी बदलना चाहते थे, इसीलिए मैं उनके लिए यह तोहफा लेकर आई थी। अब मैं चलती हूँ, रात काफ़ी हो गई है, आप भी सो जाइए। मैंने जयंत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा। मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आगे बढ़े हुए कदम रुक गए। शायद साड़ी का पल्ला कहीं उलझ गया था। पीछे मुड़कर देखा तो पाया साड़ी का पल्ला जयंत के हाथ में था। आज मत जाओ प्लीज़, आज यहीं रुक जाओ ना मेरे पास, जयंत ने याचना भरे स्वर में कहा। सच पूछो तो जयंत की सूरत उस समय मुझे किसी मासूम बच्चे से कम न लगी, जो अपना मनपसंद खिलौना पाने के लिए याचना कर रहा हो। मुझे उनकी इस मासूमियत पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। मैं भी तो यही चाहती थी कि जयंत मेरे बढ़े हुए कदमों को रोक लें, अपने से दूर ना जाने दें। मैं वहीं बैठ गई। जयंत मेरे हाथों पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए बोले, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि उन्हें माफ़ ना किया जा सके?
क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? इसके साथ ही जयंत की आंखों से गिरे हुए 2 आंसुओं ने मेरी हथेली को गीला व मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। मैंने जयंत को संभालते हुए कहा, नहीं जयंत, ऐसी बात नहीं है। अगर दोषी आप हैं तो गुनहगार मैं भी कम नहीं। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी कहाँ निभा पाई अपनी कसमों को। आपकी जरा सी गलती पर आपको अकेलेपन की सजा दे डाली। इसके साथ ही मैंने अपनी बातों को विराम दिया। पश्चाताप के आंसू मेरी आंखों से भी झड़ गए। इन आंसुओं में सारी करवाहट, सारी नफरत धुल गई। अब मैं रोने के लिए जयंत का कंधा तलाश करने लगी, जो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान था। और सचमुच मैं जयंत के कंधे पर सिर रखकर बच्ची की भांति फूट फूट कर रोने लगी। तभी मैंने अपने कंधे पर जयंत के स्नेहिल स्पर्श को महसूस किया। वह स्नेहिल स्पर्श जिसे मैं 20 वर्षों से तलाश कर रही थी। वह स्पर्श पाकर मैं पिघल गई। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है? जयंत बोले, अब हमारे बीच कोई करवाहट नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो ढेर सारा प्यार, जिसकी कमी को हमने आज तक महसूस किया है। दुनिया जहान की सारी खुशियाँ मेरे इंतजार में थी। बस ज़रूरत थी तो बाहें फैलाकर उन्हें आलिंगनबद्ध करने की। और मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली नई सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी एवं वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।